हेलो एवरीवन। ठीक है, तो ये सारा डिपेंड करेगा टाइम कांस्टेंट ऑफ डैम्पर बार्स एंड और कहें डैम्पर कॉइल, डैम्पर वाइंडिंग और एंड फील्ड वाइंडिंग, है ना। So it depends on time constant of damper and field वाइंडिंग्स, है ना। फील्ड वाइंडिंग और डैम्पर वाइंडिंग पे डिपेंड करेगा। यहीं से आपको पता चलेगा कि क्या मतलब है सब ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट एंड स्टेडी स्टेट कंडीशन का, रिएक्टेंसेस का। तो चलिए, फॉर डैम्पर बार्स, अगर डैम्पर बार्स की बात करें तो ये कैसा रहेगा डैम्पर बार्स? एक इस तरह का, है ना, ये बार्स है डैम्पर बार्स, और ये इंसर्ट किया जाता है रोटर के आउटर पेरिफेरी पे और सबको शॉर्ट कर दिया जाता है ना। ये हो गया। अगर हम देखें फॉर फील्ड, इसको वाइंडिंग्स भी आप कह सकते हैं, है ना। ऐसा कई सारे बार्स हैं और उसके इंड को इंड रिंग से शॉर्ट किया हुआ है। फॉर फील्ड वाइंडिंग, अगर इसको हम देखें तो ये किस तरह के होगा? कोर पे कई सारे टर्न्स ऐसे रैप किए हुए रहेंगे, लपेटे हुए रहेंगे उसमें, है ना। टाइम कांस्टेंट, जो अगर हम टाउ की बात करें, इसका वैल्यू क्या होता है? L/R, है ना। तो देखते हैं सबसे पहले कि जो इंडक्टेंस है वो इसका कितना हो सकता है, इसका कितना हो सकता है। इन दोनों को कंपेयर कर लें। रेजिस्टेंस यहाँ पे डोमिनेटिंग नहीं होता है ना, क्योंकि रेजिस्टेंस को हम कम ही रखते हैं। और दूसरी बात कि टाइम कांस्टेंट के जो यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे उसमें जो डोमिनेटिंग फैक्टर होगा वो इंडक्टेंस होगा, है ना। अब इंडक्टेंस कैसे होगा डोमिनेटिंग, वो देखिए। वी नो, हम लोग को पता है कि जो इंडक्टेंस होता है ऑफ एनी कॉइल, इंडक्टेंस of a coil L is equal to n square mu A by L, ये होता है इंडक्टेंस। सो यू कैन से L is directly proportional to n square, नंबर ऑफ टर्न्स के स्क्वायर के बराबर होता है ना। और नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ज़्यादा होता है आपके फील्ड वाइंडिंग्स में। एज नंबर ऑफ टर्न्स इन डैम्पर वाइंडिंग इज वेरी वेरी लेस देन नंबर ऑफ टर्न्स इन फील्ड वाइंडिंग, है ना। DW का मतलब है डैम्पर वाइंडिंग, FW का मतलब है फील्ड वाइंडिंग। नंबर ऑफ टर्न्स ऑब्वियसली फील्ड वाइंडिंग में बहुत ज़्यादा होगा विथ रिस्पेक्ट टू डैम्पर वाइंडिंग्स। तो नंबर ऑफ टर्न्स अगर ज़्यादा होगा
तो इसका मतलब इंडक्टेंस ऑफ डैम्पर वाइंडिंग विल बी लोअर देन, है ना, अब इसको हम लोअर कह सकते हैं, इंडक्टेंस ऑफ फील्ड वाइंडिंग। ठीक है, तो ये जो फैक्टर होता है इंडक्टेंस, इसका वैल्यू इतना अधिक होता है कि आप रेजिस्टेंस के रिस्पेक्ट में इसको डोमिनेटिंग कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या होता है, रो एल बाई ए, लेंथ ऑफ द कॉइल, लेंथ ऑफ द कंडक्टर इन द कॉइल एंड क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कॉइल। ये दोनों को जब कंपेयर करेंगे आप, तो वो डोमिनेटिंग फैक्टर वहां से आपको निकल के कुछ नहीं आएगा। तो डोमिनेटिंग फैक्टर क्या रहेगा, इंडक्टेंस। ठीक है, सो इंडक्टेंस ऑफ फील्ड वाइंडिंग is larger than that of damper winding, राइट। डैम्पर वाइंडिंग का जो इंडक्टेंस होगा वो बहुत ही कम होगा फील्ड वाइंडिंग के रिस्पेक्ट में। एंड टाइम कांस्टेंट is L by R. So you can say time constant of field winding is greater than time constant of damper winding. तो यहाँ से हमें पता चल गया कि डैम्पर वाइंडिंग का टाइम कांस्टेंट छोटा होता है फील्ड वाइंडिंग के टाइम कांस्टेंट से, राइट। तो अगर आप इसे टाइम एक्सिस पे दिखाएं, ये सपोज टाइम एक्सिस है ना, और ये वो टाइम है t इक्वल टू 0, अकरेंस ऑफ शॉर्ट सर्किट। यही वो पॉइंट है जहां पे शॉर्ट सर्किट हुआ है। तो अकरेंस ऑफ शॉर्ट सर्किट t इक्वल टू 0 है। अगर यहाँ पे दिखाएं आप, तो ये टाइम कुछ कह सकते हैं कि डैम्पर वाइंडिंग का है और यहाँ पर फील्ड वाइंडिंग का है। ठीक है, तो अगर इसमें आप 4 टाइम्स लगा दें इस तरह से, तो वो भी इसी तरह से रहेगा। 0 के नज़दीक डैम्पर वार का, डैम्पर वाइंडिंग का जो 4 इंटू टाइम कॉन्स्टेंट होगा वो सबसे पहले आएगा, एंड देन फील्ड वाइंडिंग का टाइम कॉन्स्टेंट इंटू 4 टाइम्स। तो इस तरह से टाइम एक्सिस पे आप दिखा सकते हैं, है ना। तो अब यही आपको अब डिस्कस करना है डिफरेंट केसेस के लिए। केस 1, इफ t is in between 4 times greater than 0, ठीक है। पहला केस हमने लिया t greater than 0 but less than 4 into टाइम कांस्टेंट ऑफ डैम्पर वाइंडिंग। इसका मतलब रीजन कौन सा हमारा हो गया, ये है वो रीजन। अभी हम इस रीजन की बात कर रहे हैं। ये रीजन कहने का मतलब है कि फॉल्ट होने के कुछ देर के बाद, कुछ साइकिल के बाद, हम जो भी यहाँ पढ़ रहे हैं एसी एनालिसिस कर रहे हैं, है ना। तो फॉल्ट होने के बाद जो करंट फ्लो करेगा, उस करंट का कुछ साइकिल, है ना, कुछ साइकिल तक क्या सिचुएशन रहेगा वो हम लोग देख रहे हैं।
इस कंडीशन में क्या क्या हो रहा है बताइए। डैम्पर बार में इंड्यूस्ड करंट नॉट इक्वल टू 0, फील्ड वाइंडिंग में इंड्यूस्ड करंट नॉट इक्वल टू 0। ये दोनों सिचुएशन है यहाँ पे, है ना। तो क्या देखा था कि जब दोनों में अगर इंड्यूस्ड करंट फ्लो करेगा, नॉट इक्वल टू 0 कहने का मतलब फ्लो कर रहा है इंड्यूस्ड करंट इन डैम्पर बार्स एज वेल एज इन फील्ड वाइंडिंग, ठीक है। In this period, armature flux can neither be linked with damper winding nor with field winding, ठीक है। अब केस हमारा कौन सा है, देखिए बिल्कुल यही केस है। यही हमारा केस है। ये जो केस हमने डिस्कस किया था, ये किसके लिए है, बिटवीन t ग्रेटर देन 0 एंड 4 इंटू टाइम कॉन्स्टेंट ऑफ डैम्पर वाइंडिंग, ठीक है। इसके बीच में जो टाइम कंज्यूम होगा उसमें ना तो डैम्पर बार इंटर करने देगा फ्लक्स अपने में, ना ही फील्ड वाइंडिंग इंटर करने देगा फ्लक्स अपने में। उसी को मैंने यहाँ पे लिखा है कि आर्मेचर फ्लक्स कैन नीदर बी लिंक्ड विथ डैम्पर वाइंडिंग नॉर विथ फील्ड वाइंडिंग। दोनों में से किसी वाइंडिंग से लिंक नहीं कर सकता है आपका आर्मेचर फ्लक्स। इस सिचुएशन को हम लोग कहते हैं सब, ऐसे लिखिए, कॉल्ड सब ट्रांजिएंट कंडीशन, ठीक है। इसी कंडीशन को हम लोग कहते हैं सब ट्रांजिएंट कंडीशन। कब ये हुआ, जस्ट आफ्टर अकरेंस ऑफ फॉल्ट फॉर फ्यू साइकिल्स ऑफ करंट, है ना। मतलब सबसे पहले जो फॉल्ट होने के बाद जो सिचुएशन आता है वो कैसा सिचुएशन आता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सब ट्रांजिएंट कंडीशन, राइट। सो सब ट्रांजिएंट इंडक्टेंस की अगर बात करें, इसको हम L डबल डैश कह सकते हैं, एंड सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस, इसको हम लोग XD डबल डैश कर सकते हैं। XD मीन्स हम सैलिएंट पोल की बात कर रहे हैं, तो डायरेक्ट एक्सिस सिंक्रोनस रिएक्टेंस, राइट। डबल डैश ये शो कर रहा है सब ट्रांजिएंट कंडीशन को। D मीन्स डायरेक्ट एक्सिस रिएक्टेंस, ठीक है। ये हमने इतना लिख दिया। तो ये कंडीशन और इसमें फ्लक्स का क्या पाथ होगा ये समझना आपके लिए ज़रूरी था, है ना। कि जो आर्मेचर फ्लक्स इसमें जो डेवलप होगा, फील्ड फ्लक्स में तो कोई चेंज नहीं हो रहा है, फील्ड फ्लक्स तो जैसे पहले था वैसे अभी भी है। चेंज किस में हो रहा है, आर्मेचर फ्लक्स में। तो आर्मेचर फ्लक्स किधर किधर फ्लो कर रहा है, उसके उस डायरेक्शन में फ्लो होने से क्या इफेक्ट पड़ेगा, वही आपको बेसिकली एनालाइज करना है। और वो फ्लक्स आप कैसे फाइंड करेंगे कि किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा,
विद द हेल्प ऑफ फ्लक्स लिंकेज, कांस्टेंट फ्लक्स लिंकेज थ्योरम, जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है। तो ये हो गया सब ट्रांजिएंट कंडीशन। इसके बाद आता है केस 2। सेकंड केस देखते हैं हम लोग, केस 2। जब टाइम किसके किसके बीच में हो, 4 इंटू टी फील्ड वाइंडिंग एंड 4 इंटू टी डैम्पर वाइंडिंग। जब इसके बीच में टाइम प्रोसेस कर रहा हो, मतलब टाइम बढ़ते बढ़ते इस जोन में चला गया हो, तो अगर हम उस जोन को यहाँ पे दिखाएं, ठीक है, तो अब हमारा जो जोन हो गया है वो ये नहीं रहा है, हमारा जोन क्या हो गया है, ये हो गया है जोन, यहाँ से यहाँ तक ये है जोन हमारा, ठीक है, बिटवीन 4 टाइम्स TWD एंड 4 टाइम्स TFW, फील्ड वाइंडिंग और डैम्पर वाइंडिंग का टाइम कांस्टेंट के बीच का बात हम कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे ध्यान से आप देखिएगा, जो मैंने बताया है कांस्टेंट फ्लक्स लिंकेज थ्योरम में, उसको आप दिमाग में रखिएगा, उसको एनालाइज करने के बाद यहाँ पे आप उसको अप्लाई करेंगे। क्या पढ़ा था उसमें आपने कि किसी भी कॉइल में फ्लक्स सडन चेंज नहीं हो सकता, है ना। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसमें एक EMF इंड्यूस हो जाता है और इंड्यूस करंट, बिकॉज ऑफ दैट EMF इंड्यूस करंट उसमें जनरेट हो जाता है और वो उस सडन चेंज को अपोज करता है ना। तो इसका मतलब है कि जितने देर तक वो इंड्यूस करंट होगा उस सर्किट में, उतना देर तक ही अपोज करेगा। जैसे ही वो ख़त्म हो जाए, अपोजिशन ख़त्म हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया था कि आफ्टर 4 इंटू टाइम कांस्टेंट तक ही वो इंड्यूस करंट फ्लो करता है और सडन चेंज को अपोज करता रहता है। 4 इंटू टाइम कांस्टेंट के बाद वो करंट डाई आउट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है ऑटोमेटिकली, और जो चेंज हुआ है वो चेंज अलाउ कर दिया जाता है। समझ गए? तो सबसे पहले यहाँ पे इनकाउंटर क्या हुआ? ये इनकाउंटर हुआ है 4 टाइम्स डैम्पर वायर का टाइम कांस्टेंट, ठीक है। तो इसका मतलब है कि डैम्पर बार इस टाइम के बाद क्या करेगा? इंड्यूस करंट उसमें 0 हो जाएगा, तो वो आर्मेचर फ्लक्स को लिंक करने के लिए, अपने अंदर इंटर करने के लिए अलाउ दे देगा। समझ गए? आफ्टर 4 इंटू TDW, राइट। बिल्कुल ध्यान से इसको समझिएगा। 4 इंटू टाइम कांस्टेंट के बाद कोई भी सर्किट अलाउ कर देता है कि जो चेंज किया गया है सडनली, वो उतने देर के बाद वो चेंज अलाउड है। फ्लक्स पहले इंटर नहीं कर रहा था, लेकिन 4 टाइम कांस्टेंट के बाद अब वो फ्लक्स इंटर कर सकता है। किसमें कर सकता है? जिसका टाइम कांस्टेंट 4 इंटू टाइम कांस्टेंट कंप्लीट हो गया। तो डैम्पर बार का यहाँ 4 इंटू टाइम कांस्टेंट कंप्लीट हो गया, तो अब ये अलाउ करेगा। इसका मतलब कि ID इंड्यूस्ड करंट इन डैम्पर वाइंडिंग अब ये हो जाएगा 0, लेकिन फील्ड वाइंडिंग में करंट इंड्यूस अभी भी नॉन जीरो होगा। क्यों नॉन जीरो होगा? क्योंकि अभी इसका ये जो टाइम कांस्टेंट है, इसमें कब जीरो होगा? आफ्टर 4 इंटू टाइम कांस्टेंट ऑफ फील्ड वाइंडिंग कंप्लीट हो जाएगा, तभी ये इंड्यूस करंट ये भी 0 हो जाएगा। लेकिन अभी तक पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ से चले हैं और अभी यहीं तक पहुँचे हैं। तो यहाँ तक में फील्ड वाइंडिंग का टाइम कांस्टेंट
4 टाइम्स कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उसमें करंट अभी भी फ्लो करता रहेगा और वो अपोज करता रहेगा कि अभी मेरे में इंटर नहीं कर सकते हैं आप, राइट। तो यहाँ लिख सकते हैं आप here armature flux can be linked with damper winding but cannot linked with field winding। समझ गए? डैम्पर बाइंडिंग से तो लिंक करेगा लेकिन फील्ड वाइंडिंग से लिंक नहीं करेगा यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, है ना। यहाँ पे जो सिचुएशन एराइज हो रहा है, ठीक है। तो अगर हम इसको देखें, इस जो हमने ये डायग्राम बनाया है, अगर हम इससे इसको समझने की कोशिश करें तो देखिए क्या हो रहा है। देखिए अभी हम इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए कैसे चलेगा, यहां से इंटर करेगा, है ना। डैम्पर बार ने अलाउ कर दिया है कि आप मेरे थ्रू फ्लक्स फ्लो करा सकते हैं, ठीक है। लेकिन फील्ड वाइंडिंग ने अभी भी अलाउ नहीं किया है, तो इसका मतलब ये जो फ्लक्स है ये ऐसे फ्लो करेगा, बाईपास कर देगा किसको, फील्ड वाइंडिंग को। फील्ड वाइंडिंग को बाईपास करके और ये करंट ऐसे फ्लो करेगा। देखिए ध्यान से, फील्ड वाइंडिंग को इसने बिल्कुल क्रॉस नहीं किया, उसको लिंक नहीं किया है ना। तो अब ये जो डायरेक्शन होगा वो इस तरह से, ठीक है, ऐसे, है ना। तो अब देखिए, अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे इससे पहले वाले केस में जो फ्लक्स था, आर्मेचर फ्लक्स, वो एयर गैप में कितनी देर रहा है, यहाँ से यहाँ ऐसे पूरा एयर गैप ही है ना। जैसे ही स्टेटर से रोटर की तरफ इंटर करने की कोशिश किया, रोटर में डैम्पर बार्स भी हैं, फील्ड वाइंडिंग भी है, दोनों ने अपोज कर दिया उसको कि आप मेरे में अंदर इंटर नहीं कर सकते। तो वो बिल्कुल एयर गैप के थ्रू होते हुए और ऐसे क्रॉस करके मूव किया है दोनों साइड। इधर भी आप देख सकते हैं बिल्कुल एयर गैप में ऐसे मूव किया है। एयर गैप का रिलक्टेंस बहुत ही ज़्यादा होता है ना, बहुत ही हाई होता है एयर गैप का रिलक्टेंस। अब देखिए इस केस में क्या देखा आपने, यहाँ ये एयर गैप को क्रॉस करने के बाद ये डैम्पर बार से होते हुए, मतलब अभी एयर गैप में नहीं है, एयर गैप सिर्फ यहाँ पे आया था और उसके बाद फिर कोर मिल गया ऐसे इतना दूर तक, एंड देन इसके बाद एयर गैप यहाँ तक मिला है, एंड देन यहाँ पर दोनों साइड। इसका मतलब इस केस में एयर गैप बहुत ही कम मिला है ना, विथ रिस्पेक्ट टू सब ट्रांजिएंट कंडीशन, ठीक है। तो इस कंडीशन को जो हम लोग कहेंगे कॉल्ड ट्रांजिएंट
कंडीशन, ठीक है। एंड इंडक्टेंस जो एल डैश यहाँ पे कहेंगे इसे, और रिएक्टेंस क्या कहेंगे, एक्स डी डैश। इस केस के लिए जो इंडक्टेंस मिलेगा हमें उसे हम लोग कहेंगे एल डैश, एंड रिएक्टेंस मिलेगा उसे कहेंगे एक्स डी डैश। तो समझ गए ट्रांजिएंट कंडीशन कौन सा टाइम होता है, 4 टाइम्स डैम्पर बार और 4 टाइम्स फील्ड वाइंडिंग, इन दोनों का जो टाइम कांस्टेंट के बीच का टाइम है वो ट्रांजिएंट पीरियड कहलाता है। मतलब फॉल्ट होने के बाद सबसे पहले आता है सब ट्रांजिएंट पीरियड, कुछ साइकिल तक सब ट्रांजिएंट पीरियड एग्जिस्ट करता है, एंड देन इट चेंजेस इनटू ट्रांजिएंट कंडीशन, और वो भी कुछ साइकिल तक रहेगा, ठीक है। आफ्टर डाइंग आउट ऑफ ट्रांजिएंट पीरियड it will enter into some other period, and last one as we know it is called a steady state condition, a steady state period। तो जो थर्ड केस है, केस 3, ठीक है, ये कौन सा टाइम है, अब इसको हम ऐसे लिखेंगे सीधा, t ग्रेटर दैन 4 टाइम्स फील्ड वाइंडिंग, ये टाइम की हम बात कर रहे हैं। तो इस टाइम को अगर देखें हम टाइम एक्सिस पे, कहाँ पे आ रहा है बताइए, ये टाइम नहीं है, इस टाइम को पार कर चुका है ना, ये टाइम पार कर चुका है। तो अब आ गया हमारा टाइम ये वाला, यहाँ से इधर वाला टाइम, ठीक है, इस साइड। इस कंडीशन में क्या होगा, इस टाइम के बाद तो देखा था आपने कि इधर आई डी 0 हो गया था इंड्यूस्ड करंट, लेकिन आई एफ 0 नहीं हुआ था। यहाँ के बाद दोनों इंड्यूस्ड करंट 0 हो जाएगा, मतलब आई डी इंड्यूस्ड ये भी 0, एंड आई एफ इंड्यूस्ड ये भी 0। दोनों का दोनों करंट, इंड्यूस्ड करंट 0 होने की बात कर रहे हैं हम। पहले से जो फील्ड वाइंडिंग में करंट फ्लो कर रहा था बिकॉज ऑफ डीसी सप्लाई, वो तो कर रहा है जैसे है वैसे ही। ये एडिशनली इंड्यूस्ड हुआ था टू अपोज द चेंजेस इन फ्लक्स, सडन चेंज इन फ्लक्स, ठीक है। एट दिस टाइम आर्मेचर फ्लक्स can now linked with both damper winding as well as field winding। अब दोनों में जो इंड्यूस्ड करंट है वही 0 हो गया, मतलब अपोज करने वाला फ्लक्स का वैल्यू ही 0 हो गया। तो अब दोनों में जो पहले इंटर नहीं कर पा रहा था आर्मेचर फ्लक्स, अब बिल्कुल आसानी से इंटर कर रहा है, इंटर करने के लिए अलाउ किया गया है, ठीक है। तो अगर इसको आप देखें कि किस तरह का होगा, हम इसी को कॉपी कर लेते हैं। ये है आपका सिचुएशन, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर देखेंगे आप, तो सबसे पहले मैं इसको तो हटाता हूँ,
ठीक है। अब देखिए इस सिचुएशन में ये जो करंट फ्लक्स है फाई ए वो इसको तो क्रॉस करेगा ही। अब ये अलाउ कर दिया है फील्ड वाइंडिंग भी कि आप हमसे भी पास कर सकते हैं। तो देखिए अब दोनों से होकर पास करेगा ऐसे। और क्यों इधर ही क्यों पास करेगा? क्योंकि ये जो पाथ है वो आयरन कोर का पाथ है ना, जिसका रिलक्टेंस बहुत ही कम होता है। जिस तरह से करंट मिनिमम रेजिस्टेंस पाथ को फॉलो करता है उसी तरह से फ्लक्स मिनिमम रिलक्टेंस पाथ को फॉलो करता है। तो इसीलिए कोर के थ्रू ही पास करेगा। अब इसको फील्ड वाइंडिंग ने भी अलाउ कर दिया अपने से पास होने के लिए, तो अब यहाँ से होकर ही पास करेगा। तो अब डायरेक्शन ऐसे दिखा सकते हैं। तो देखिए इसमें एयर गैप कहाँ कहाँ मिला है? सिर्फ जब स्टेटर से रोटर में इंटर कर रहा था, है ना, बस इसी दो जगह पे एयर गैप मिला है। इसका मतलब इसको बहुत ही कम रिलक्टेंस पाथ को फॉलो करना पड़ा है। एयर गैप का रिलक्टेंस बहुत हाई होता है ना, तो इसको रिलक्टेंस बहुत कम मिला है अपने पाथ में। तो इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं? कॉल्ड स्टेडी स्टेट कंडीशन, है ना। सब ट्रांजिएंट फर्स्ट एंड देन ट्रांजिएंट एंड फाइनली स्टेडी स्टेट कंडीशन। तो स्टेडी स्टेट कंडीशन में जो रिलक्टेंस होता है इन द पाथ ऑफ फ्लक्स, आर्मेचर फ्लक्स, वो बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम मिलता है ना। तो लिख सकते हैं इन these three cases रिलक्टेंस, हाँ इस केस के लिए जो इंडक्टेंस है, इंडक्टेंस उसको अगर हम कहें L और रिएक्टेंस XD, है ना। In these three cases the reluctance in the path of armature flux changes, है ना। आर्मेचर फ्लक्स के रास्ते में जो रिलक्टेंस मिल रहा है वो चेंज कर रहा है आफ्टर अकरेंस ऑफ फॉल्ट। फ्यू साइकिल तक सब ट्रांजिएंट, है ना, उस ट्रांजिएंट में रिलक्टेंस जो मिल रहा है आर्मेचर फ्लक्स के पाथ में वो अलग है। ट्रांजिएंट पीरियड में रिलक्टेंस अलग है ना, और स्टेडी स्टेट में अलग है रिलक्टेंस उस पाथ में। सो इंडक्टेंस in these cases will change। जब रिलक्टेंस ही चेंज कर जा रहा है फ्लक्स के पाथ में तो उसके कारण जो लीकेज इंडक्टेंस है, इंडक्टेंस मीन्स वो लीकेज होता है, लीकेज फ्लक्स को ही शो करते हैं आप इंडक्टेंस के रूप में, इन फॉर्म ऑफ इंडक्टेंस, है ना। तो इंडक्टेंस भी चेंज करेगा रिलक्टेंस के चेंज होने से। बिकॉज, क्यों ऐसा होगा? बिकॉज इंडक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलक्टेंस। ये आप पढ़े होंगे बेसिक कंसेप्ट ऑफ रोटेटिंग मशीन या स्टार्टिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन में ये बताया जाता है कि इंडक्टेंस जो है रिलक्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना। सो वी कैन से इंडक्टेंस अगर ज़्यादा होगा, रिलक्टेंस जहाँ पे ज़्यादा होगा इंडक्टेंस का वैल्यू कम होगा, है ना।
तो इंडक्टेंस हमारा किस में ज़्यादा, रिलक्टेंस किस में ज़्यादा मिला था, सब ट्रांजिएंट कंडीशन में, है ना। तो हम लिख सकते हैं कि L डबल डैश सबसे कम होगा L डैश से एंड देन L, ऐसा लिख सकते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि इस कंडीशन में रिलक्टेंस सबसे ज़्यादा मिला था, तो उस कंडीशन में इंडक्टेंस का वैल्यू सबसे कम होगा विद रिस्पेक्ट टू ट्रांजिएंट एंड देन फाइनली स्टेडी स्टेट। ऐसा आप बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं, है ना। आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं, इस केस में जो रिलक्टेंस है इन पाथ ऑफ फाई ए वो मिनिमम है, ठीक है। आप ये जो ट्रांजिएंट कंडीशन था उसमें रिलक्टेंस इन पाथ ऑफ phi a is less than that of subtransient केस, है ना। सबट्रांजिएंट केस में जितना रिलक्टेंस था उससे कम रिलक्टेंस इसमें है, आप ऐसा लिख सकते हैं। सिमिलरली ये जो सब ट्रांजिएंट कंडीशन में है रिलक्टेंस इज मैक्सिमम हेयर, यहाँ पे रिलक्टेंस सबसे ज़्यादा मिलेगा, सबसे ज़्यादा सब ट्रांजिएंट में, देन ट्रांजिएंट, एंड सबसे कम आपको मिलता है स्टेडी स्टेट कंडीशन में। तो रिलक्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इंडक्टेंस के, तो जहाँ पे रिलक्टेंस ज़्यादा इंडक्टेंस कम, सो यू कैन ऑल्सो से एक्स डी डबल डैश लेस दैन एक्स डी डैश लेस दैन एक्स डी, क्योंकि x जो होता है क्या होता है 2 पाई f इंटू एल, है ना। तो ये हो गया आपका सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस। तो अगर आप सिंक्रोनस मशीन में देखें कि उसका जो मॉडल होता है ना, आफ्टर द अकरेंस ऑफ शॉर्ट सर्किट, आप लिख सकते हैं फ्रॉम above discussion of short circuit of synchronous generator, आप इसका पर फेज जो इक्विवेलेंट सर्किट होगा वो आप बना सकते हैं, है ना। कैसे? ये है आपका XL और ये है EG सपोज जनरेटेड, ठीक है ना। और ये केस किसके लिए है? फर्स्ट केस है सर्किट मॉडल ड्यूरिंग सब ट्रांजिएंट पीरियड, है ना। तो सब ट्रांजिएंट पीरियड में देखा था क्या आपने कि डैम्पर बार में भी इंड्यूस करंट होगा और फील्ड वाइंडिंग में भी इंड्यूस करंट होगा, है ना। तो इसका मतलब है कि डैम्पर और फील्ड दोनों का रिएक्टेंस इसमें इंक्लूड किया जाएगा, क्योंकि जो शॉर्ट सर्किट करंट है उसको कंट्रोल यही करता है, रिएक्टेंस इन द पाथ ऑफ
रिएक्टेंस ऑफ वाइंडिंग सर्किट का। तो फील्ड वाइंडिंग, डैम्पर वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग, तीनों का रिएक्टेंस यहाँ पे इंक्लूड होगा। आप ऐसा सर्किट मॉडल बना सकते हैं। ये आपका सपोज एक स्विच से दिखाना चाहें अगर आप कि t=0 पे स्विच ऑन होने के बाद ये प्रोसेस स्टार्ट हो गया था। ये है x डैम्पर वाइंडिंग, x फील्ड वाइंडिंग और x A। इन सब को मिलाकर हम लोग कहते हैं XD डबल डैश, सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस, इन सब को मिलाकर। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा केस कौन सा है? ट्रांजिएंट पीरियड पे जो मॉडल बनेगा, है ना। तो दूसरा जो हम बनाएंगे, कैसा मॉडल बनेगा? एक तो ये तो रहेगा ही XL। इसमें ट्रांजिएंट पीरियड में क्या होता है? इंड्यूस्ड करंट जो डैम्पर बार में होता है वो 0 हो जाता है। तो इसका मतलब वो भी इंड्यूस्ड आपका जो रिएक्टेंस है वो भी 0 हो जाएगा, है ना। तो बचेगा कौन सा? दो ही बचेगा, एक फील्ड वाइंडिंग का और एक XA बचेगा। तो एक A हो गया। तो ये कंडीशन कौन सा हमारा है? सर्किट मॉडल एट ट्रांजिएंट पीरियड। ठीक है, ये ट्रांजिएंट पीरियड के टाइम का ये सर्किट मॉडल हो गया। इन सब को मिलाकर हम लोग कहते हैं XD डैश। सिमिलरली जो थर्ड केस होता है, ये तो EG है ही, EG XL, यहाँ पे फाइनली आपको XA बच जाएगा, क्योंकि उस समय फील्ड वाइंडिंग का करंट भी 0 हो जाएगा। सर्किट मॉडल ड्यूरिंग स्टेडी स्टेट कंडीशन, है ना। तो इसको हम लोग कहते हैं XD ओनली। ठीक है, अब इसका वैल्यू क्या होगा वो आप समझ सकते हैं कि XD डबल डैश ये क्या हो जाएगा? XL प्लस A, तीनों पैरेलल में XA। ठीक है, ये डबल डैश का वैल्यू है। यहाँ से XD डैश XL प्लस फील्ड वाइंडिंग पैरेलल विथ XA। सिमिलरली XD इज इक्वल टू XL प्लस XA। ठीक है, तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि ये जो वैल्यू है, जब आप पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं सब का, तो ये फाइनल वैल्यू जो आपको मिलेगा तीनों में कंपेयर करेंगे आप, तो XD डबल डैश ये वैल्यू XD डैश XD, जैसा आप रिलक्टेंस से मेजर करके आप इसका एनालाइज कर सकते हैं, उसी तरह से यहाँ से भी एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि इन सब रिएक्टेंस को फाइंड करने के बाद अब जो करंट आएगा, हमें करंट मिलेगा, शॉर्ट सर्किट करंट, वो कैसा होगा और आगे हम लोग कैसे उसको प्रोसीड करेंगे इन सिमेट्रिकल फॉल्ट एनालिसिस। ठीक है, तो इसको आप पढ़िए और बिल्कुल ध्यान से समझिए इसको। अगर कहीं पे डाउट आता है, आपको नहीं समझ आता है,
देन योर कमेंट इज़ ऑलवेज वेलकम इन कमेंट सेक्शन। आप कमेंट सेक्शन में कुछ कमेंट कीजिए कि मुझे समझ नहीं आ रहा है, मुझे इस पॉइंट पे इस टाइम पे समझ नहीं आया। आई विल हेल्प यू इफ़ सिचुएशन इज गुड। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।